गार्जियन आता है, बच्चे को ले करके आता है और मुझसे रिक्वेस्ट करता है, अगर ये अरेंजमेंट उन स्कूलों में है तो उसको मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है? कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि पूंजीवाद की तरफ चलो, निजीकरण की तरफ, आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं और कोचिंग वालों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं आप, ऐसा क्यों? कुछ चीज़ें ही आप ऑनलाइन चला सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि आप पूरा ऑनलाइन चला देंगे और आप पैसे कलेक्ट कर लेंगे, पढ़ा लेंगे, बैच खड़ा कर लेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, तो ये संभव नहीं है सर। वो एक शिक्षक अपनी मेहनत करता है, खान सर तो खुद के अपनी चीज़ों को चलाते हैं, खान सर तो एक एजुकेशन में क्रांति लेके आए हैं। वही चीज़ वो भी पढ़ाते हैं, वही चीज़ हम लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार एकदम अच्छा काम कर गए और हम लोग समय के अनुसार नहीं चल पाए, इसलिए आज खान सर हैं और हम लोग जहाँ के तहाँ हैं। तो बच्चा आके अगर हमसे पूछता है कि सर इस फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो क्या मैं उसको सहायता कर दिया तो मैं उसको भड़का रहा हूँ? जो बच्चा 20 नंबर पाया वो भी फॉर्म भरेगा और उसे 3 साल बाद बताओगे कि भैया तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। वो कोचिंग किया, 3 साल बैठ के लेखपाल की तैयारी किया, तो क्या वो शांत रहेगा? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप देख रहे हैं आप। मैं और मेरे साथी मोहन इस समय हम लोग प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में क्यों आए हैं आपको कुछ एक वीडियोस देखकर पता चल गया होगा अब तक। इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ लोगों के बीच में हिंसा हुई 25 जनवरी 2022 की तारीख को। फिर वीडियो वायरल हुए, पुलिस लॉज में घुस रही है, बंदूक के बट्टों से मार रही है, नली से और लाठियों से खिड़कियों के शीशे फोड़े जा रहे हैं, छात्रों को निकाल के पीटा जा रहा है, गलियों में पीटा जा रहा है, उनके हॉस्टलों के अंदर पीटा जा रहा है, बजाय इस बात की शिनाख्त किए कि वो प्रोटेस्टर थे कि नहीं थे। कार्रवाइयाँ होती हैं, गिरफ्तारी होती है, तमाम जांच वगैरह चलती रहती है बहुत सारी मुद्दों पे, बहुत सारी बातों पे। लेकिन इस बीच में पूरे देश में एक बहस बहुत शाश्वत है कि दिक्कत उपजती क्यों है। उपजती क्यों है? कहा जाता है कि कुछ छात्रों के बीच में कुछ हो रहा है, कुछ राजनीतिक पार्टियां कुछ कर रही हैं, और फिर कहा जाता है कि कोचिंग संचालक इन आंदोलनों के पीछे हैं। कोचिंग माफिया कभी कभी कह दिया जाता है। यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं वो इस कल्चर के थोड़े से खिलाफ भी दिखाई देते हैं। कभी कभी कई इस वक्तव्यों में उन्होंने कहा था। एक मीटिंग भी हुई थी प्रयागराज कोचिंग के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे, और उस मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि हम ऐसे शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हैं कि कोचिंग संस्थानों का ज़रूरत ना पड़े छात्रों को। ठीक है, तो लेकिन कोचिंग वाले क्या कहते हैं? कोचिंग जो लोग चलाते हैं, जो लोग कोचिंगों में पढ़ाते हैं, वो टीचर और वो संचालक, डायरेक्टर, वो लोग कोचिंगों के मालिक क्या कहते हैं? तो एसोसिएशन की एक मीटिंग हो रही थी आज और हम वहीं चले आए। तो मोहन, अब आप चाहें तो घूम जाएं, लोगों को बता दें। ये लोग प्रयागराज की कुछ कोचिंग्स के मालिक हैं, संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, कुछ लोग इनमें से टीचर भी होंगे, जिनसे हम इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात, मेरा सबसे पहला सवाल है आप लोगों से, क्योंकि एक अजीब सा बड़ा फॉर्मल सा लग रहा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप लोग टीचर होके बैठे हुए हैं बेंचों पे, तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये जो पूरी 25 तारीख की घटना है, इस बारे में नहीं, इसके पहले भी कई बार कहा जाता है आंदोलनों के पीछे, छात्र आंदोलनों के पीछे कोचिंग माफियाओं का हाथ है। कोचिंग के साथ संचालक नहीं, कई बार माफिया शब्द जोड़ा जाता है। ये आरोप लगाए क्यों जाते हैं? सही है गलत है ये मैं बाद में आऊँगा। लगाए क्यों जाते हैं? क्या घुन भी है कहीं ना कहीं आटे में? सर आपसे शुरू करें। क्या बैठे रहे, क्या नाम है सर? देखिए, ये जो आरोप लगाना है कि नाम क्या आपका? मैं डॉक्टर सीपी शर्मा हूँ, अध्यक्ष हूँ प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन का जी, बताइए। किसी के बारे में कह देना कि भाई वो कोचिंग माफिया है, वो क्रिमिनल है, वो जो है मतलब गलत काम कर रहा है, जब तक कोई आपके पास में प्रूफ ना हो, कोई ऐसा एविडेंस आपके पास ना हो, तो आप किसी को इस तरह से आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप बच्चों के बीच में चले जाते हैं, पुलिस प्रशासन चला जाता है, बगैर किसी छानबीन के जो है बच्चों पर लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। कोचिंगों में घुस जाते हैं बगैर किसी चीज़ के, जो है आप मास्क नहीं लगाए हैं, कोचिंगों में चेक कर रहे हैं कि भाई आप बच्चों ने आपके मास्क नहीं पहना हुआ है। ये सब चीज़ें देखिए, कोचिंग में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो सब वो अध्यापक हैं, वो टीचर हैं जो कि अपने फील्ड में एक्सेलेंस करते हैं। जो कहीं किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा पाया किसी कारण से, रिजर्वेशन की वजह से, वो आदमी
पढ़ाता है और ईमानदारी से पढ़ाता है। मैं जहाँ तक फील करता हूँ, यदि आप 2 घंटे पढ़ा लीजिए तो गांव में 1 बीघा खेत जोतने में हल के द्वारा, बैलों के द्वारा जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी लगती है 1 क्लास पढ़ाने में। अभी लोगों को क्या है कि बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं, राजनीतिक पदों पे पहुंच जाते हैं, उनको शिक्षक साधारण दिखता है। शिक्षक साधारण नहीं होता है। शिक्षक देश का निर्माण भी करता है और शिक्षक यदि चाहे तो देश का विनाश भी कर सकता है। मेरा सिंपली कहना यह है कि कोचिंग वालों को हीन दृष्टि से देखना, उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगा देना कि ये कोचिंग माफिया है। मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये हर गवर्नमेंट की बात होती है। जो भी गवर्नमेंट आती है सबसे पहले टारगेट करती है कोचिंग वालों को। जितने भी राजनीतिक कर लगाए जाते हैं, जितने भी आपके प्रशासनिक कर लगाए जाते हैं, जितने राजस्व के कर लगाए जाते हैं, वो सारे कोचिंग वालों पर इंपोज किए जाते हैं। सारे रूल रेगुलेशन केवल कोचिंग वालों के लिए, और हर व्यक्ति अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में लाकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाता है, चाहे वो प्रशासनिक पद पे हो, चाहे वो राजनीतिक पद पे हो, और सारे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। हम लोग गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं साथ में, और जो इस तरीके के जो लोग हमारे ऊपर दबाव आते हैं हम लोग उसको भी पढ़ाते हैं। लेकिन यदि कोई ये कह रहा है कि हम लोग कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग वाले, तो ये केवल अपना रोजी रोटी चलाते हैं। कितने ऐसे हैं, अभी मैं बताता रहा हूँ आपको, 2 साल से कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग अपना शहर छोड़ के चले गए। जिन लोगों के पास में बिल्डिंग अपनी नहीं है, वो अपना किराया नहीं पे कर पा रहे हैं, उनको कोचिंग माफिया लगते हैं। कभी एक बार निकल के जरा टीचरों की समस्या तो पूछें, आके देखें तो सही शहर शहर जाके। मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कोचिंग में बच्चे आए नहीं, वो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में वो ऐसे टीचर अरेंज कर देंगे। अरे ग्रामीणों में आप बेसिक टीचर अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप जो है आईटी लेवल के टीचर, मेडिकल लेवल के टीचर, यदि आईएएस को आपको तैयारी करानी है आप ग्रामीण क्षेत्र में ले जाके करा देंगे। दृष्टि ऐसी रखनी चाहिए जो सबके लिए सही हो। ये जो कोचिंग वाले चला रहे हैं कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, कोचिंग चलाना कोई अपराध नहीं है, ये सब शिक्षक हैं। और शिक्षक, मैं फिर कह रहा हूं, शिक्षक देश का निर्माण करता है। और यदि किसी को ये गलतफहमी है कि शिक्षकों पे जो है आप अतिक्रमण करके जो है सारी चीजें कर ले जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। और मैं मतलब आपकी बात को एक्सटेंशन दे रहा हूँ, कोई भी जवाब दे सकता है आप लोगों में से जो चाहे तो। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुझे लगता है कि हम सभी लोग यहाँ पे टैक्स देते हैं। कोई भी व्यक्ति है टैक्स जरूर देता है। कई लोग इनकम टैक्स देते होंगे, कई लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते होंगे छोटे छोटे सामानों पे। हमारे टैक्स के पैसों से स्कूल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, कॉलेज चलते हैं। तो हम चाहेंगे, मतलब एक नागरिक के तौर पे, कोचिंग संचालकों के आप लोग हैं, हो सकता है मैं एक टफ बाइनरी ड्रॉ कर रहा हूँगा आप लोगों के सामने, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे टैक्स के पैसे से, हमारे इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले स्कूल अच्छे होने चाहिए, वहाँ अच्छे टीचर होने चाहिए। ठीक है, ये तो अच्छी सी बात हो गई। इस पे एक चीज़ ये है, स्कूल अगर अच्छे हुए, मैं न योगी का समर्थक हूँ, ना अखिलेश का, ना इसका, ना उसका, किसी का समर्थक नहीं हूँ। मैं नीतियों पे बात करूँगा। स्कूल अच्छा हुआ, कॉलेज अच्छा हुआ, विश्वविद्यालय अच्छा हुआ, तो स्टूडेंट्स को जो सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ता है क्योंकि वहाँ फ़ीस कम है, कम फीस में अच्छी शिक्षा मिली, तो हो सकता है अच्छी शिक्षा मिले तो उसको कोचिंग्स की ज़रूरत न पड़े, वो वहाँ से पढ़ के एग्ज़ाम निकाल ले जाए, वो वहाँ से पढ़ के। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? तो इस नीति को अगर हम समझें तो इस नीति में दिक्कत कहाँ है? आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मैं टीएन सिंह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज करें मैं एमए, एलएलबी, बीएड हूँ, एटलीस्ट मेरी भी फैमिली है। चलाते हैं ना? हाँ, मैं भी कोचिंग चलाता हूँ। मुझे अपनी फैमिली को सरवाइव कराने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाईली एजुकेशन के बाद, वेल एजुकेटेड होने के बाद अगर मुझे अपने परिवार को चलाना है तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। और अगर मैंने टीचिंग लाइन को चुना है, इस प्रोफेशन को चुना है, तो मैंने गलती क्या की है? आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो जेडी, डीआईएस, जितने भी लोग जो अधिकारी हैं, जो भी टीचर्स वहाँ हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में आप सोचें। कोई भी टीचर या तो वो पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है, फिर उसका चयन हुआ है, आयोग के द्वारा उसका चयन हुआ है, इसका मतलब वो हाईली एजुकेटेड है, पढ़ाने के लिए वो सारी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए उसके पास है। आप सिंपली सोचिए, क्या मैं कभी किसी बच्चे के घर गया और उस बच्चे को जबरदस्ती पकड़ के अपने इंस्टीट्यूट में ले आया कि नहीं चलो मेरे यहाँ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा? क्या मैंने फोर्स किया? नहीं। गार्जियन आता है, बच्चे को ले करके आता है और मुझसे रिक्वेस्ट करता है, सर प्लीज़ सर
मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है सर, बहुत वीक है सर, इसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है सर, फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती सर, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए सर, मेरा बच्चा इसका फ्यूचर अच्छा हो। क्यों करता है? अगर ये अरेंजमेंट उन स्कूलों में है तो उसको मेरी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप सिंपली सोचें कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कोई एक व्यक्ति प्रताड़ित हुआ तो कहाँ जाता है? वो थाने जाता है, कंप्लेन करता है कि सर फलां ने मुझे प्रताड़ित किया और मेरी एफआईआर दर्ज करिए। और अगर सपोज करिए एसएचओ उसकी बात को नहीं सुनता है तो कहाँ जाता है? हाई लेवल पे जाता है, जुडिशरी में जाता है, एटलीस्ट उसको न्याय मिलता है ना। क्यों ऐसा है? उसी तरह जो बच्चा है वो भी तो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम का सताया हुआ है कि वो उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो मजबूर है प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए। वो मेरे पास आज आप गवर्नमेंट कॉलेज को देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेज को देख लीजिए, आप एनालिसिस कर लीजिए, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? जिस जीआईसी में, जिस गवर्नमेंट कॉलेजों में हमारे आपके समय में रिटन टेस्ट होता था और फिर एडमिशन होता था, आज वहाँ बच्चे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? इसके पीछे सिस्टम जिम्मेदार है या हम लोग जिम्मेदार हैं? हमारे पास तो जब कोई गार्जियन अपने बच्चे को लेके आता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हम उसके बच्चे का सपोर्ट करें, और करते भी हैं। और तमाम बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ करके एनडीए में सेलेक्ट होते हैं, जेई एडवांस क्वालिफाई करते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, सीडीएस क्वालिफाई करते हैं, आईएएस पीसीएस बनते हैं। तो उसमें फॉल्ट क्या है? क्या हम अपनी जीविका चलाने के लिए करें तो क्या करें? सरकार बता दे, सरकार जैसा कहे फिर हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अभी जब से कोरोना आया है सारे इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, हम लोग किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। हमारी फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है? कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो अपना एक डेलीगेशन भेजें, और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं कि जरा वो देखें कि ये जितने शिक्षण संस्थान हैं, प्राइवेट शिक्षण संस्थान जो चला रहे हैं बेचारे, उनका परिवार कैसे सरवाइव कर रहा है? वो अपने बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे हैं। टैक्स का क्या चक्कर होता है? कितना टैक्स लगता है कोचिंग? एक लिमिटेशन होती है, और हम लोग ईमानदारी से जो भी गाइडलाइन सरकार की होती है, जीएसटी है, टैक्स है, हम लोग सब कुछ पेड करते हैं। हम कहते हैं अगर हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है या टैक्स नहीं दे रहा है, तो सिस्टम तो आपका है ना, आप उसके खिलाफ कार्यवाही करिए। लेकिन जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, चल रहा है, उसका शोषण क्यों? हमारे इन परिवार जो कोचिंग संस्थान हैं, इनके परिवारों का क्या दोष है? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? वो करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? इतनी विगत 3 वर्षों से जब से कोरोना आया है, सभी जितने कोचिंग के डायरेक्टर हैं, टीचर्स हैं, उनकी स्थिति ये है, ना जाने कितने सुसाइड कर लिए हैं, ना जाने कितने भुखमरी के कगार पे, ना जाने कितने कर्जदार हैं, ना जाने कितने लोग अपने बीबी के गहने तक बेच दिए हैं, फिर भी इस आस में कि कभी ना कभी अच्छा होगा। कब अच्छा होगा? कम से कम हम लोगों को कुछ तो एक जैसे होता है सिंपैथी दिखाई जाए कि ठीक है, आप इतने बच्चों से नहीं, आप इतने % बच्चों के साथ पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप अपनी जीविका का संचालन कर सकते हैं। कम से कम गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम लोगों पे दया करें। क्या हम लोगों के मरने के बाद हम लोगों पर दया होगी? बस दैट्स ऑल। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर एस एन यादव, उपाध्यक्ष प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन। देखिए, जो आपने अभी कहा कि शिक्षक को माफिया की दृष्टि से देखा जाता है, तो इसके आगे मैं बोलना चाहूँगा कि ये नहीं, मैंने कोचिंग के शिक्षकों को माफिया की दृष्टि से देखा जाता है। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि आज देखिए प्राइवेटीकरण इसलिए हो रहा है, व्यक्ति प्राइवेट सेक्टरों में इसलिए जा रहा है कि सरकार की नीतियाँ गलत हैं। एक व्यक्ति सरकारी अस्पताल के बाद प्राइवेट जाता है अस्पताल में इलाज कराने, क्योंकि गवर्नमेंट की इलाज की सर्विस ठीक नहीं है। एक व्यक्ति सरकारी बस होने के बाद प्राइवेट बसों में सफर इसलिए करता है कि सरकार की परिवहन ठीक नहीं है। व्यक्तिगत बिजली की व्यवस्था इसलिए करता है क्योंकि सरकार की बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं। उसी तरह से सरकार के सारे कॉलेज, गवर्नमेंट के होने वाले सारे संस्थान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है। वही वह शिक्षक जो समाज, देश को दिशा और दशा देता है, दिशा का निर्धारण करता है, वह जो बेरोजगारी के अभाव में एक शिक्षक बनकर के इंजीनियर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, आईएएस बनाता है, समाज के अन्य वर्गों को ऊपर उठाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए, निर्वहन करने के लिए एक बहुत ही बेहतर, योग्य और समाज के लिए बेहतर कार्य करता है। उसको इस तरह से करना ये दोषपूर्ण होगा और बेहतर नहीं है। उनके मनोभावों के, उनके दशा को, उनके मनोबल को गिराने की बात होगी। मेरे समझ से
एक शिक्षक वर्ग ऐसा जो देश और समाज के लिए हितकर का काम करता है, और ये है गवर्नमेंट सरकार की नीतियों का विफल होने के कारण ऐसा होता है। और शिक्षक ये योग्य है तो उसके अलावा और कोई काम तो है नहीं, बेरोजगार है। कहने का मतलब सरकारी नीतियां विफल हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में चीजें हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जी बताएं सर। सर मैं मनोज कुशवाहा, मैं इसमें रिपीटेशन मत करिएगा, इसमें नहीं, कुछ बिल्कुल, वैल्यू एडिशन करें तो ज्यादा जरूरी होगा। मैं मनोज कुशवाहा प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन कार्यकारिणी सदस्य हूँ। देखिए, जैसे आपने कहा कि शिक्षा माफिया मतलब कहा जाता है कोचिंग माफिया, तो सर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को सही तरीके से एनालिसिस करके समझाने का कार्य एक शिक्षक करता है। वो शिक्षक निश्चित है कि आईएएस का कई बार इंटरव्यू दिया है, पीसीएस का इंटरव्यू दिया है और नीतियों की काफ़ी बेहतर तरीके से अध्ययन करता है। इसलिए उसको राजनीतिक पार्टियां या जो सरकारें होती हैं वो क्या कहती हैं, कोचिंग माफिया का नाम देती है। जैसा आपने प्रश्न किया कि प्राइवेट क्यों होता है, मतलब प्राइवेट ये क्यों होता जा रहा है, गवर्नमेंट की सारी चीज़ें हैं उसके बाद भी प्राइवेट क्यों हो जाता। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 1991 में जब हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की पॉलिसी चल रही थी, जब हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, उस समय सरकार ने, जो हमारे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय, पीवी नरसिंह राव हमारे प्रधान को ओपन किया विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए, पूरा उन्होंने निजीकरण के तरफ, वो खुद सरकार निजीकरण के तरफ आगे गई। तो जब सरकार निजीकरण की तरफ आगे जा रही है और निजीकरण का उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना, तो जब हमारी सरकार की नीतियां हैं, आज रेलवे बेचा जा रहा है, आज तमाम चीज़ें बेची जा रही हैं, क्यों बेची जा रही हैं, क्योंकि उससे मुझे लाभ होगा। सरकार की नीतियों के कारण, सरकारी नीतियों के कारण हमें नुकसान है। तो जब कोचिंग प्राइवेट है, विद्यालय में आपकी शिक्षा अच्छी नहीं दी जा रही है, कोचिंग शिक्षा अच्छा दे रहा है, वो लड़का आईएएस बन रहा है, पीसीएस बन रहा है, दरोगा बन रहा है, आपके विद्यालय में यदि निश्चित है कि सरकारी नीतियां असफल हैं, इसलिए प्राइवेट के तरफ हमारी सरकार खुद गई। और जब मेरी सरकार खुद गई 1991 से, हम लोग धीरे धीरे प्राइवेट के तरफ, और निश्चित है कि आने वाले समय में सब प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पूंजीवाद के तरफ जा रहे हैं। हम लोग समाजवाद और हम लोग मार्क्सवाद की विचारधारा को त्याग दिए हैं, हम पूंजीवाद के तरफ चल रहे हैं, और पूंजीवाद के तरफ जब चलेंगे तभी हम विकास करेंगे। ये निश्चित है कि पूंजीवाद जब आएगा आपके देश में तभी आपका विकास होगा। आज अमेरिका नंबर 1 पे क्यों है? पूंजीवाद नीतियों के कारण है। तो मेरी भी सरकार पूंजीवाद के तरफ चल रही है, लेकिन दोहरी नीति क्यों कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि पूंजीवाद के तरफ चलो, निजीकरण के तरफ, आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं, और कोचिंग वालों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं आप, ऐसा क्यों? मैंने आपकी बात सुन ली। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स और इसकी बात पे बात करूं तो मुझे फीस का समझना है चक्कर। फीस मतलब मैं सरकारी बनाम टैक्स और इस सब की जो बात की मैंने, उसमें ये भी था मेरा मसला कि भाई मैं टैक्स दे रहा हूं तो मैं अलग से प्राइवेट स्कूल की फ़ीस क्यों भरे हूँ अपने बच्चे के लिए। कोई भी ये सोचेगा कि मैं, जब मेरे टैक्स के पैसे से स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, तो हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाएं अपने बच्चे को, प्राइमरी सही क्यों पढ़ाएं। तो स्कूल, हाँ ठीक है, वो बात हो गई। मैं सीमित संसाधन सरकारी नीतियों की फेल्योर की बात कर रहे हैं आप लोग। सवाल अब ये है कि फीस का क्या स्ट्रक्चर है। प्रयागराज में कोई लड़का तैयारी करने आया, कोई लड़की तैयारी करने आई, आरआरबी जो सबसे अभी ज्वलनशील मुद्दा है, आरआरबी की कोचिंग की फीस क्या लगती है यहाँ पे, आरआरबी के लिए कितनी लगती है? जी बताइए। ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, फीस की प्रॉब्लम है, तो कोई भी कोचिंग एसोसिएशन, कोई भी कोचिंग उनसे फीस नहीं लेता। बहुत सारे बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, और फीस का बहुत कोई ऐसा ज़्यादा हाइप अप नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई फीस है, बहुत नॉर्मल फीस में पढ़ाते हैं यहाँ पे। फिर भी पूरे कोर्स की फीस कितनी है? 4000, इससे ज़्यादा कोई फीस नहीं है। सर मुझे कोई 10,000 बता रहा था सलोरी में। एक सेकंड की मैं आ रहा हूँ। स्थिति ये होती है कि कई बार इलाहाबाद में फीस निश्चित है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन होता है, कोचिंग का आपस का भी कंपटीशन होता है, बाकी कुछ नए टीचर भी आते हैं, तो वो कई बार फीस स्ट्रक्चर में गड़बड़ी कर देते हैं। 300 500 कुछ अभी ऐसा हुआ, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को थोड़ा ब्रेक करते हैं वो, अब डाउन होता है, लेकिन एक मिनिमम मैक्सिमम फीस 5-5500 का फीस होता है पूरे कोर्स का। और जब कोई इंडिविजुअल टीचर चला रहा होता है वो 3500 4000 में एक विषय, या 6000 में, और कोई 10,000 तक ले जाता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर। और हाँ, जो ये 10,000 के का फीस स्ट्रक्चर बताया गया है, वो कम से कम 10 से 12 महीने के कोर्सेज के होते हैं। पूरे कोर्स का फीस है वो? जी, पूरे कोर्स का। उसमें आपके कम से कम पर डे रेगुलर 4 घंटे की क्लासेज होती हैं।
अब उस 4 घंटे की क्लासेज में कम से कम आपके 12 से 14 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सपर्ट रखा जाता है जो साल भर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। उसके साथ साथ कोचिंग का स्ट्रक्चर है और जो है इसके साथ साथ पर्सनल टीचरों की पेमेंट है, सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। टैक्स कैसे भरते हैं आप लोग? आप कोचिंग वाले टैक्स कैसे भरते हैं? टैक्स क्योंकि अलग है, जैसे कि कोचिंग एक सेकंड जब बिजनेस के तौर में एक सेकंड मैं आऊँगा, माइक आएगा तब बोल पाएंगे ना। हाँ हाँ बता दे रहा हूँ। टैक्स का क्या सिस्टम है? क्योंकि किसी ने 10,000 लिया, किसी ने 5,000 लिया, ठीक है 10 लिया, किसी ने एक बैच पढ़ाया 6,000 लिए। एक सेकंड से मैं सवाल पूरा कर लूँ, थोड़ा सा ना ऐसे बातचीत की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। 6,000 लिया, किसी ने 4,000 लिया, किसी ने 8,000 लिया, 10,000 लिया, ऐसा कुछ हुआ। 50 बच्चों का बैच है, 80 बच्चों का बैच है, ठीक है, मान लीजिए 20 बच्चों का बैच है, 5,000 गुणे 20 कर लीजिए, 5,000 एक एवरेज मैं कर रहा हूँ। बच्चे ने दिया, कोचिंग संचालक को दे दिया फीस, उस पर टैक्सेशन कैसे होता है? कितना टैक्स लगता है, कितना टैक्स देना पड़ता है? क्या नॉर्मल इनकम टैक्स देना पड़ता है कि जीएसटी के क्या है टैक्स का स्ट्रक्चर आप लोग का? पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पूरे इंडिया में आपका न्यूज़ चैनल है, आप सर्वे करते हैं, आप सर्वे कर लें और यहाँ भी सर्वे करें। मैं इस बात को 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं 25 साल से आईआईटी मेडिकल की शहर में तैयारी कराता हूँ। जितनी कम फीस इस प्रयागराज शहर में है, इतनी कम फीस किसी कस्बे में भी आपको नहीं मिलेगी। इतना कम्पिटिटिव माहौल है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, वो बेचारे अपने फीस देने में ही बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होते, तो बहुत ही नॉमिनल फीस पे यहाँ का अध्यापक पढ़ाता है प्रयागराज शहर का। पहली बात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मेरी चर्चा हुई थी तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि सर जो है बच्चा अपनी फीस नहीं दे पाता, ये टैक्स कैसे दे? क्योंकि 18% जीएसटी बच्चे को पे करना पड़ता है। यदि आपका जो रिसिप्ट है वो 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो आपको 18% जीएसटी पे करना है। तो कोचिंग वाले क्या करेगा? कोई भी टीचर अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो बच्चे से लेता है 18% और 18% वहाँ पे करता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका 20 लाख से नीचे का रिसिप्ट है तो आपको जीएसटी नहीं पे करना है, लेकिन इनकम टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा कि भाई आप 10% के स्लैब में आ रहे हैं, 20% के स्लैब में आ रहे हैं, 30% के स्लैब में आ रहे हैं, तो आपको 18% जीएसटी और मान लो आप 30% इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, 48% आपने टैक्स दे दिया यदि ईमानदारी से आप पे कर रहे हैं तो। उसके बाद में आपके कोचिंग के खर्चे, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, आपके बिल्डिंग का खर्चा है, आपके स्टाफ का खर्चा है, आपके टीचरों का खर्चा है। तो मैं यदि सारी चीज़ों को निकाल दूं तो एज ए टीचर मैं बता रहा हूं आपको 10% भी 100 रुपये यदि उसने कलेक्ट किया तो 10 रुपये उसको साल भर में उस पर मिलता है, और साल भर पढ़ाता है यहाँ का टीचर। इतना तो यहाँ पे कहीं बड़े बड़े शहर में जो कोटा वोटा में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ के बच्चे कहते हैं जो कोटा से रिटर्न होकर यहाँ हम लोगों से पढ़ते हैं, वो कहते हैं साहब इतनी मेहनत जितनी इलाहाबाद के टीचर करते हैं वो कहीं के टीचर नहीं करते। तो इतना टैक्स हम लोग पे करते हैं, ये है सारी बात। ठीक है, मतलब मामला पक्का है आपके हिसाब से, वो कच्चा वाला हिसाब नहीं है। वाला कोई हिसाब यहाँ नहीं। अभी जब एक दो साल में कोविड में तो पूरा ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हो गया है। ऑनलाइन है, पूरा दे रहे हैं सब लोग, ऑनलाइन चल रहा है, अब तो सारा ऑनलाइन है, बंद पड़ा है। सब लोग जितना लेते हैं पूरा का पूरा दिखता है, बैंक अकाउंट में जाता है, सब लोग अपना पे करते हैं। ऑनलाइन आप लोग भी चला रहे हैं इस समय? ऑनलाइन तो चला रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हर बच्चे के पास में, जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे रहते हैं, उनके पास में इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो पूरा जोड़ नहीं पाते हैं। वो दिक्कत मैं समझ रहा हूँ, वो दिक्कत मैं समझ रहा हूँ मैं कि बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, ये कोचिंग वालों की ही नहीं है, प्राइमरी स्कूलों और बेसिक स्कूलों की भी दिक्कत है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं कई जगह में, कई जगहों के बच्चे। लेकिन आप लोग तो ऑनलाइन में मजबूरी में आ गए, मान लीजिए कोविड आ गया ना, आप लोग तो मजबूरी में आ गए, ठीक है, आप सब लोग मजबूरी में आए। लेकिन आप लोगों से बहुत पहले कई सारे ऑनलाइन प्लेयर मौजूद थे, बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेयर, अपना ऐप, हाँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े क्रिकेट स्टार से अपना ऐड करवाने वाले। एकेडमी का टॉप मोस्ट एजुकेटर हूँ, मेरी 6 रैंक है पूरे इंडिया में, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो मैं तो ये इस कोविड की वजह से अकेडमी ज्वाइन किया और मेरी हाइप हो गई, मेरा बढ़ता चला गया। लेकिन बेसिकली तो मैं ऑफलाइन का टीचर था, मुझे तो पता ही नहीं कि ऑनलाइन भी कैसे पढ़ाया जाता है। लेकिन जब वो कहते हैं ना आवश्यकता है आविष्कार की जननी होती है, हम लोगों ने शुरू किया तो चल गया। लेकिन ऐसे कितने अध्यापक होंगे, ऐसे कितने अध्यापक है शहर में, हजारों। सब लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, सबके पास सिस्टम भी तो नहीं है, सब लोग नहीं। सिंपली आप समझें, पढ़ाते नहीं ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अटैचमेंट कोचिंग से अटैचमेंट हूँ, आधा स्पीड कोचिंग, सिविल लाइन प्रयागराज,
डायरेक्टर जनरल मैं हूँ। ऑनलाइन चलती है आपकी कोचिंग की नहीं? हाँ, कोचिंग चलती है। आप संचालक हैं, शिक्षक नहीं हैं? हाँ, ऑफलाइन भी चलती है, अभी तो बंद है ऑफलाइन, ऑनलाइन भी। क्या हुआ? ऑनलाइन नहीं पढ़ाते। आप ऑनलाइन नहीं पढ़ाते? नहीं, ऑफलाइन। अब ऑनलाइन हमारा जो सेटअप है वो ऑफलाइन का है। सेटअप लगाना पड़ता होगा पूरा सेटअप सर, उसके लिए पूरी एक व्यवस्थाएं चाहिए, और जो टीचर्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन को बहुत सटीक तरीके से समझने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन चल सकती है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं चल सकती हैं। ये रियलिटी है। कुछ चीज़ें ही आप ऑनलाइन चला सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि आप पूरा ऑनलाइन चला देंगे और आप पैसे कलेक्ट कर लेंगे, पढ़ा लेंगे, बैच खड़ा कर लेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, ये संभव नहीं है सर। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं और ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन फीस देना चाहते हैं। और टीचर का भी माइंड सेट होता है ऑफलाइन के लिए, बच्चों का भी सेट होता है ऑफलाइन के लिए। ना तो इतने संसाधन हैं कि आप इतना बड़ा आप पैनल लगाइए, कैमरा लगाइए, उसके लिए एम्प्लॉय रखिए, सेटअप बनाइए, और बच्चों के पास भी इतना हाई सेटअप नहीं है कि वो कि डेटा इतना पैक वो खर्च करके वो पढ़ सके। और दूसरी बात सर, पढ़ाने का जो आनंद होता है वो ऑफलाइन का होता है, 1-to-1 का कनेक्शन बनता है। आनंद वाली भी बात है और सेटअप वाली भी बात है। और बच्चों को समझ भी ज़्यादा आता है ऑनलाइन, ऑफलाइन में बच्चों को समझ में ज़्यादा आता है। ये भी तो बात है ना, बच्चों को आखिर में एग्जाम तो ऑफलाइन ही देना है आपको। ऑनलाइन जो है वो दीर्घकाल के लिए, मतलब उसमें बहुत लंबा समय लगता है। आप आज शुरू करेंगे तो ये मान के चलिए कम से कम 1 ईयर आपको लगेगा स्टेब्लिश होने में, तो अर्निंग कुछ नहीं और खर्च बहुत ज़्यादा होता है। लकड़ी 90 खर्चा। बिल्कुल। तो इसलिए तत्काल से यदि ऑनलाइन आप शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने अभी शुरू किया 10 दिन पहले, आ कुछ नहीं रहा है, जा लगातार रहा है। कितना पूंजी लगाना पड़ा ऑनलाइन शुरू करने? कम से कम 5 लाख रुपए। क्या क्या लगा है, क्या क्या करना पड़ा? उसमें डिजिटल बोर्ड लगा, कैमरा लगा, 2 टेक्नीशियन आते हैं, सिस्टम लगा, कंप्यूटर 2 ठो लगा, ये सब मिला जुला के लगभग 5 लाख रुपए खर्च हुए। और लगातार हर महीने में 15-20 हज़ार जा रहा है, लेकिन आ भी कुछ नहीं रहा है। 1 ईयर के बाद हो सकता है कि कुछ आए, 1 ईयर के बाद। तो इसलिए ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी है ऑनलाइन पढ़ाना जब ऑफलाइन बंद है। तो वो रिदम नहीं आ पाता है। क्या बोल रहे हैं? फीस सबसे बड़ी समस्या सर, आप बताएं उसको पूरी बात। मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी, प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन का सचिव। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन की एक क्रोनोलॉजी है। जो टीचर पहले से ऑफलाइन में रमा है, चला है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम ऑफलाइन में कराते हैं तो बच्चों को हम 2-3 मिनट का समय देते हैं कि भाई बच्चा अपने मन से 80% क्वेश्चन को सेट कर लेता है, सॉल्व कर लेता है, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को बनाते हैं। ऑनलाइन में क्या कंडीशन है कि बच्चा, टीचर जब आता है पीपीटी के माध्यम से, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्वेश्चन दिखाता है और उस क्वेश्चन को एकदम बैल की तरह करते जाता है। टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो ऑनलाइन में सेट नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, ऑनलाइन में पहले से इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो टोटली बिजनेस बना चुकी हैं एजुकेशन को, जैसे कुछ संस्थाएं जिसका मैं नाम नहीं लूँगा। मतलब सर, डॉक्टर साहब, बिजनेस तो सबके लिए है ना, मतलब सब कोई तो पैसा ले रहा है, किसी को पैसा दे रहा है, सब वहाँ से कोई ना कोई पैसा कमा रहा है। एक छोटा मोटा बिजनेस कोई खराब चीज़ थोड़े होती है, कोई भी बिजनेस कर रहा है। पहले से स्थापित संस्थाएं हैं वह इस मार्केट में, मतलब हाँ जी, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं पहले से जो इतनी न्यूनतम फीस कर देती हैं, है ना। हम मतलब ऑफलाइन को ख़त्म करने के लिए इतनी न्यूनतम फीस, अब बताइए 99 रुपये में मैथ का कोर्स लॉन्च हो जाए। अब हम जो ऑफलाइन में जो कोर्स हम 1400 में और 2000 में पढ़ाते हैं वो हम 99 रुपये में कैसे लेके आए। दूसरी चीज़ कि सेटअप जो हमारा है, न्यूनतम खर्च जो है हमें सेटअप लगाने में कम से कम 5 लाख रुपया लगेगा। ऑफलाइन के सेटअप में क्या है कि हमारे द्वारा, हम ही नहीं, हमारे साथ साथ कम से कम 20 परिवारों का खर्च चलता है। हमारा क्या कहते हैं, प्यून आता है, हमारा गार्ड आता है, और भी शिक्षक लोग होते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो कई तरह से अभी ऑनलाइन में हम लोगों को पूरी तरह से ऑफलाइन के शिक्षकों को आने में समय लगेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम दोनों को लेके चलेंगे। और आप जानते भी हैं कि ओरिजिनल जो शिक्षा का माहौल होता है वो ऑफलाइन क्लास में ही आता है। मुझे इतना सुन के लग रहा है कि ऑफलाइन वालों की ऑनलाइन वालों से ज़्यादा बनती उनती है नहीं, थोड़ा सा है। हम भी ऑनलाइन में है, पिछले 3 सालों से ऑनलाइन में है, लेकिन जो स्टूडेंट का है, अब स्टूडेंट पता नहीं क्या कर रहा है। हम यहाँ तो बच्चा बैठा रहता है तो उसे डांट भी सकते हैं ना, मैथ की उसकी कॉपी चेक कर सकते हैं ना, ऑनलाइन में हम क्या चेक करेंगे। किसी बच्चे के साथ साथ पढ़ाते समय आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मुझे समझ में आए कि सामने वाले को क्या जा रहा है क्या नहीं आ रहा। कई बार हम बच्चे का फेस रीड करके भी ये पहचान पाते हैं कि उसको चीज़ें हमारी जो हम बता रहे हैं वो समझ भी पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। ऑनलाइन में कई बार बच्चा क्या होता है कि वो सामने बैठा हुआ और वो पूछ नहीं रहा है,
बट कई बार ऑफलाइन क्लासेस में हम देख के बच्चे को ये फील कर लेते हैं कि इस बच्चे को ये बात हमारी समझ में आई, शायद इस बच्चे को ये बात हमारी नहीं समझ में आई, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे दोबारा वो सवाल करें कि क्या तुम्हें ये समझ में आया, तो हो सकता है कैमरा ही ऑफ कर लिया अपना, पता ही नहीं चला क्या कर रहा है। एक समस्या ये भी जैसे पेमेंट को लेकर के जो सर ने बताया, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जो 99 रुपये, कई 50 रुपये, कुछ लोग 100 रुपये में पूरा कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। तो ये बात सच है कि बहुत सारी संख्या, सबसे बड़ी इकोनॉमिकल जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब चैनल चलेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक वो बढ़ेंगे, तब जाकर के हमें यूट्यूब कंपनी कुछ पैसा देगी, अन्यथा वो भी नहीं मिलता। और 5 लाख रुपये तो केवल पूंजी आपने सेटअप लगाने में किया, जो कमरा लेंगे वो अलग किराया मंथली, और अगर वो आपका घर 5 लाख का सेटअप, बिजली बत्ती, इंटरनेट का खर्चा, मंथली पेमेंट भी आपको 2 व्यक्तियों को रखना पड़ेगा, जो आपको टेक्नीशियंस होंगे, कैमरामैन होगा, उसका टेक्नीशियन होगा, वो मंथली आपको देना पेमेंट कर। तो ये एक बड़ी समस्या क्रिएट कर रहा है, जो कि ये जो कोचिंग संचालक छोटे छोटे जो डेवलप कर रहे हैं, वो एकदम धराशायी हो चुके हैं। तो ये सब जो क्या क्या है, एक तो बायजूस है और अगन अकेडमी, खान सर, ये लोग मतलब बहुत तो पूरी तरह से, अगर जैसे कंपनी है बहुत बड़ी है वो, तो शाहरुख खान तो विज्ञापन करता था ना उसका। आप जिस एजुकेशन के लिए कोई टीचर नहीं मिला उनको, और शाहरुख खान उसका ऐड करते हैं, तो शाहरुख खान फ्री में ऐड तो करते नहीं होंगे। जो कंपनी बीसीसीआई को हायर कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी स्पॉन्सर कर रही है, स्पॉन्सर, हाँ, बीसीसीआई को स्पॉन्सर कर रही है, जो पहले पेप्सी और कोको कोला करते थे। तो बायजूस तो मान लीजिए ऑनलाइन में आया, जो क्या उसकी क्रोनोलॉजी है हम तो आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन वो कहाँ से चीज़ें करता है अब वही जाने। हम लोग तो इसलिए अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोचिंग, हम तो फेल्योर हैं। इनका बड़ा रौला रहता है खान सर का। देखिए, खान सर हो या हम हो, कोई भी हो, एक शिक्षक अपनी मेहनत करता है। खान सर तो खुद के अपनी चीज़ों को चलाते हैं, खान सर तो एक एजुकेशन में क्रांति लेके आए हैं, लेकिन इन कंपनियों की इकोनॉलॉजी को हम लोग नहीं समझ पाए। हम लोग खान सर को कैसे परसीव करते हैं इलाहाबाद के टीचर लोग, क्योंकि मुझे पता चला कि कई सारे स्टूडेंट्स खान सर से भी पढ़ते हैं यहाँ पे, मुझे कहीं पता चला। खान सर एक प्रकार से एक ऐसे टीचर हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर भी और सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए ज़्यादातर जो है लाभप्रद होती हैं जिनके पास पैसों की कमी या ऐसी चीज़ है। एक प्रकार से उनका एक ऐसा सेटअप है कि जो है वो उन बच्चों के लिए जो कि कोचिंग संस्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या सारी चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत लाभप्रद साबित होता है। और बात यहाँ पे जैसे प्रयागराज कोचिंग एसोसिएशन की जो मीटिंग है, आज मेन रूप से ये उद्देश्य है कि यहाँ पे और जो सारे टीचर हैं, इतने दिन से कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, सभी प्राइवेट टीचर हैं, अब एक प्रकार से बेरोजगार हो गए। उनकी आज कोविड का सारा बताया उन्होंने। परिस्थितियों के वो जनक हैं। जब कोविड आया तो सबसे पहले खान सर ने अपना सेटअप डाल के अपने कमरे पर वो वाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किए। तो उस समय जब कोई सिस्टम नहीं था किसी के पास, तो खान सर उस समय जब पढ़ाने लगे, बच्चे उनको लाइक करने लगे, और परिस्थितियों के कारण खान सर बहुत बड़े टीचर हो गए। वही चीज़ वो भी पढ़ाते हैं, वही चीज़ हम लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार एकदम अच्छा काम कर गए, और हम लोग समय के अनुसार नहीं चल पाए। इसलिए आज खान सर हैं और हम लोग जहाँ के तहाँ हैं। तो खान सर बेहतर टीचर हैं, नो डाउट, अच्छे टीचर हैं खान सर, अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग भी देखते हैं उनका वीडियो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही चीज़ इतिहास में बाबर को कहीं से नहीं लाएंगे। बाबर को हम भी पढ़ाते हैं, बाबर को वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन वही है कि परिस्थिति के अनुसार 1857 वहाँ पे भी, 1857 यहाँ पर भी है, वो वाली बात। मतलब फैक्ट को थोड़ी कोई बदल पाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरा 2-3 चीज़ों पे सवाल है आप लोगों से। हाँ, स्टूडेंट्स पे हम लोग कई सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा एक सेक्शन ही है रंगरूट लल्लन टॉप का, जिसपे हम कई सारी चीज़ों पर बातचीत करते रहते हैं। हमने कुछ प्रयागराज के टीचरों वगैरह से बहुत पहले भी बातचीत की है, मैं यहाँ इस ट्रिप पे आने के भी बहुत पहले से। तो कई सारे स्टूडेंट्स ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं कई बार, कई परीक्षाओं को लेकर। मुझे पता है कि कई कोचिंग संचालक जो होते हैं या टीचर होते हैं, वो भी इन पूरे बच्चों के ट्रेंड को समर्थन करते हैं कि यार ट्रेंड चलाना कहाँ है, गलत थोड़े है। बड़े बड़े नेता चलाते हैं, बड़े बड़े पार्टियाँ चलाती हैं, फिल्म स्टार चलाते हैं, बच्चे चला रहे हैं, तो ट्रेंड चलाया जाता है। टीचर भी बोलते हैं कि हाँ ट्रेंड चला रहे हो तो चला लो ट्रेंड। अपने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए, टीचरों को भेज दिया, टीचर ने अपने ग्रुप में भेज दिया, तो एक खास दिन, एक खास समय पे ये ट्वीट होना है, उस दिन ट्रेंड हो गया, इस तरह से होता है। तो ये सब तो होता है प्रयागराज में, आप लोग शायद इसे डिनाई भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों का जो प्रोटेस्ट हुआ 25 तारीख को प्रयाग में जो हुआ,
सलोरी और बघाड़ा में जो उसके बाद आफ्टर मैथ देखने को मिला, वहाँ पे जो हुआ, उन चीज़ों से आप लोग कितने वाकिफ़ हैं और कितना वास्ता रखते हैं उन चीज़ों से, आप बताइए। इस मुद्दे में कंडीशन ये थी कि बच्चे पिछले 2019 से आरआरबी का फॉर्म भर के उनके एग्जामिनेशन, जैसे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड की है। रेलवे भर्ती बोर्ड 2019 में फॉर्म भरवा लेता है, उसके बाद एग्ज़ाम कराना भूल जाता है कि उसे एग्ज़ाम भी कराना है किसी भर्ती बोर्ड का। तो ये बताइए, जब बच्चे हमारे पास आएंगे और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पूछेंगे कि सर क्या विधि है जिससे हम लोग एग्ज़ाम के लिए सरकार से कहें या किसी से कहें, तो एक अच्छा साधन मिलता है, हम ट्वीट का माध्यम अपनाते हैं। तो उस समय भी हम लोगों ने, इसके पहले भी आंदोलन हुआ था ट्विटर से, जब हम लोगों ने एग्ज़ाम की बात की थी और एग्ज़ाम हुआ, बच्चों ने जब हम ट्वीट किया तो बच्चों का एग्जामिनेशंस कराया गया। फिर बच्चे रिजल्ट लाने के लिए आंदोलन किए, ट्वीट किए। कंडीशन ये हुई कि इन्होंने सितंबर में बताया कि आपका आरआरबी का जो रिजल्ट है वो जनवरी में आएगा, 14 जनवरी या 15 जनवरी को, ये 14 जनवरी को रिजल्ट देते हैं। इन्होंने कहा था कि हम 20 टाइम्स जो स्टूडेंटों की संख्या है, सीट है 35,000 का 20 गुना 7 लाख बच्चों का रिजल्ट देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसमें यूनिक वाइज चीज़ें नहीं की। एक विद्यार्थी को कम से कम 5 सीटों पे क्वालिफाई करा दिया, एक विद्यार्थी को 7 सीटों पे, किसी विद्यार्थी को कोई सीट नहीं मिली। 3,80,000 बच्चों को इन्होंने 7 लाख बना दिया। सबसे बड़ी गलती उन आरआरबी के अधिकारियों की है। दूसरी चीज़, 2019 में ही आरआरसी ने एक वैकेंसी लाई ग्रुप डी की, जिसमें इन्होंने कहा कि जैसे आरआरबी के अधिकारी जब हम लोग मिले थे बीच में इस रिजल्ट के लिए, आप लोग भी मिले थे? मेरी मुलाकात हुई थी आरआरबी के अधिकारी इलाहाबाद से, मैं गया था, तो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं होता है। आपने कहा कि एनटीपीसी के लिए नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं होता, अच्छी बात है, लेकिन जब आप आरआरसी की वैकेंसी की बात करते हैं तो उसी दिन 25 तारीख के एक दिन पहले आरआरसी ने एक नोटिफिकेशन दिया कि ग्रुप डी में, जिसे 1.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था, वो बच्चे शांत थे। एनटीपीसी वाले अपना आंदोलन जैसे भी था सोशल मीडिया के थ्रू, कैंपेनिंग के थ्रू चला रहे थे, बच्चे एकदम शांत थे। 1.5 करोड़ बच्चे के लिए आप नोटिफिकेशन ये देते हैं कि अब आरआरसी में ग्रुप डी में जो एक गैंगमैन की वैकेंसी होती है, ट्रेडमैन, CBT 2 कराएंगे। तो अब बताइए बच्चे क्या करेंगे? एक बार कहते हो कि नोटिफिकेशन बदला नहीं जाएगा और रातों रात आपको पता चल गया कि 1.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था छांटने के लिए, मतलब अरे छांटने के लिए ठीक है, लेकिन 2019 में ही तो पता चल गया था कि 1.5 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। 2022 में क्यों नोटिफिकेशन दे रहे हैं, वो भी आप 24 जनवरी को नोटिफिकेशन दे रहे हैं? ये लोग पूरे की पूरे एसी रूम में बैठे रहते हैं, 4 लोग बैठ कर डिसीजन ले लेते हैं। माननीय रेल मंत्री जी आए थे, उन्होंने बातों को रखा। रेल मंत्री जी क्या जानते हैं? वो तो पूरी तरह से जो अधिकारी बताएंगे वही जानेंगे, और अधिकारी अपनी गलती कभी बताएगा नहीं। तो ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ है बच्चों में, इसमें शिक्षकों का कोई वो नहीं है। हाँ, कोई बच्चा पूछता है, जैसे आधे बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं हम लोगों की तरफ, वो गांव देहात के होते हैं। बताइए, अगर वो बच्चा अगर बीटेक होल्डर होता, IIM से क्या कहते हैं MBA किया होता, तो ग्रुप डी का फॉर्म क्यों भरता? आधे कुछ बच्चों को तो फॉर्म भरने नहीं आता है। जब इंटर पास आउट करके बच्चा आता है तो बच्चा आके अगर हमसे पूछता है कि सर इस फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो क्या मैं उसको सहायता कर दिया तो मैं उसको भड़का रहा हूँ? पुलिस आप लोगों से बातचीत करती है? जी, कभी कभी फ़ोन आता है, लेकिन अभी इसमें नहीं आता है। इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अध्यापकों का क्या रोल रहता है इसमें, कि मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, चलिए उधर जाइए, आराम से बताइए। कि अध्यापक को ये कितना पता था कि आंदोलन क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव है, द स्पीड कोचिंग से। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अध्यापक को कितना आप लोगों को पता था, यही तो आपका सवाल था, कितना आप लोगों को पता था कि बच्चे आंदोलन करने वाले हैं। बच्चे आंदोलन करने का खुद एक बोर्ड जो होता है वो खुद उकसाता है बच्चों को कि आप आंदोलन करिए। जैसे सर ने बता दिया कि CBT 2 का उन्होंने दे दिया कि आप ग्रुप डी में CBT 2 मैं करवाऊंगा, बच्चे इससे उग्र हुए। इससे पहले कि भी अगर आप परीक्षाएं देख लें, जैसे यूपी लेखपाल में PET वाला जो आंदोलन होगा, संभव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि PET में इन्होंने क्या किया, पहले तो आप PET करवा लिया कि अब जो बच्चे PET क्वालिफाई होंगे, जो बच्चे PET क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं बच्चों को मैं लेखपाल का एग्ज़ाम करवाऊंगा। उसके बाद आपने क्या करवाया है, आपने PET का एग्ज़ाम करवा लिया, उसके बाद आपने कह दिया सभी लोग फॉर्म भर दें, सभी लोग फॉर्म भर दें। तो आप ये काम पहले ही करवा सकते थे लेखपाल की भर्ती में। ऐसे ही अगर मैं SSC की बात करूं आपसे, जैसे 2017, 18, 19, 20 के जो प्री या मेंस हुए हैं, आप बताइए, आप जो पेपर बनाते हैं
जो एसएससी के कई भी आंदोलन हुए हैं, ट्विटर ट्रेंड चला है, आप पेपर बनाते हैं, आप पेपर बनाते समय ये ध्यान नहीं रख पाते हैं कि पेपर किस लेवल का बनाना चाहिए। आप 50-50 नंबर, 60-60 नंबर, 70-70 नंबर नॉर्मलाइजेशन का दे देते हैं। मेंस जो बच्चा दे के आता है, आपको 3 या 4 पेपर मेंस के बनाने होते हैं एसएससी में, आप पेपर ऐसा बना देते हैं कि बच्चों को माइनस में पेपर चले जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो ये गलती किसकी है सर? ये आयोग की ही गलती है। तो बच्चा मूर्ख थोड़ी नहीं है कि टीचर उनको बताएगा कि आप लोग आंदोलन करिए। बच्चे को खुद समझ में आ रहा है, वो अगर 130-140 नंबर का मार्क का क्वेश्चन 130-140 नंबर का पेपर करके आया है, उसके 140 नंबर तक आ सकते हैं। जब वो रिजल्ट देखता है कि उसके माइनस में नंबर जा रहे हैं, तो बताइए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आयोग जिम्मेदार है कि अध्यापक जिम्मेदार है? अध्यापक बच्चों से थोड़ी नहीं कहेगा, बच्चों को खुद समझ में आ रहा है मैं इतना करके आया हूँ और आयोग मेरे साथ सरासर नाइंसाफ़ी कर रहा है। सर ऐसी चीज़ें कई मुद्दे बन जाते हैं कि बच्चा उससे परेशान हो जाता है, इसलिए बच्चा आंदोलन करता है, ना कि इसमें कोई टीचर कोई हस्तक्षेप रहता है कि आप आंदोलन करिए। और हाँ, ये चीज़ रहती है कि जब बच्चा कहता है कि भाई मुझे आंदोलन करना है, तो ये बच्चे खुद अपने ग्रुप में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, वो आंदोलन के लिए करते हैं कि मैं हाँ। यानी आप लोग मानते हैं कि मुद्दे जायज़ हैं, और आप लोग का ये कहना है कि मुद्दे जायज़ हैं इनके? मुद्दे जायज़ हैं। सरासर गलती जो है यह भर्ती बोर्डों की है। भर्ती बोर्ड किसी भी भर्ती में कोई पारदर्शिता, किसी भी नोटिफिकेशन में कोई पारदर्शिता नहीं लेता। वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, रेलवे भर्ती बोर्ड हो या कर्मचारी चयन आयोग हो, इनके नोटिफिकेशन कुछ और होते हैं। 2-3 साल बाद एसी रूम से निकलते हैं, नोटिफिकेशन और डाल देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भर्ती बोर्ड जो बोर्ड होता है, बोर्ड, क्योंकि मैं UPSSC का पेट का आंदोलन मैं स्वयं संचालन कर रहा था, तो पेट के आंदोलन में जब मैं भर्ती बोर्ड पे जाता हूँ, भर्ती बोर्ड कहती है शासन को मैंने भेज दिया, शासन डिसीजन लेगी। मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो EIS अधिकारी जो जिस भर्ती बोर्ड में होते हैं, वो फिर से आ जाता है सरकारों के हाथ में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब 2019 में वैकेंसी आई थी, तो लोकसभा चुनाव के पहले आई थी, और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी भर्तियाँ इधर बीच हो रही थी, जो भी आई दिखाई गई, वो सब भी चुनाव के पहले होती हैं। तो कहीं ना कहीं शासन स्तर पे अगर हम बात करें तो जो पक्ष में है उसकी तो गलती होती है, तभी तो ये कारण बनता है। और विपक्ष में की फेलियर, तो पक्ष और विपक्ष दोनों जो सरकारी स्तर पे, उनकी फेलियर का खामियाजा IAS अधिकारी भुगतते हैं और IAS की वजह से हम लोग भुगतते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकारें सबसे बड़ी दोषी हैं, और इसको हम ये डायरेक्टली नहीं कर सकते, केवल अधिकारी ही दोषी हैं इसमें। सर मेरा नाम दिनेश पांडे है। जैसा कि सर अब जान लीजिए कि आप जो कह रहे थे टीचर की इन्वायरमेंट कितनी रहती है, सब मिला करके सर, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, एक JEE की वैकेंसी की 2016 का फॉर्म भरा गया था, और 2016 के बाद उसका पेपर अभी सर पिछले साल 19 तारीख को हुआ। और सोचिए 2016 के बाद 2021 में पेपर हो रहा है और रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और 2018 की वैकेंसी की JEE की वैकेंसी, यही UPSSC आयोग है सर, अभी आज तक जो है इसने 30 जनवरी को इसने एग्जाम डेट दिया था, पोस्टपोन कर दिया। सोचिए UP टेट जैसी बड़ी परीक्षा हो गई, उसमें कोविड का कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उसमें मुश्किल से 1.25 लाख बच्चे थे और उनका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया। बच्चे, अब बताइए वो बच्चे सर मुझसे कहते हैं, हम टीचरों से कहेंगे कि सर हमारे बताइए 5,000 रुपये पर मंथ खर्च होता है, हमारी उम्र निकलती जा रही है, कुछ दिन में हम इनवैलिड हो जाएंगे, बताइए हम क्या करें। तो इसलिए बच्चों को लगता है कि सर कुछ सपोर्ट करेंगे, तो एक सजेशन दिया जाता है कि भाई हम अपनी आवाज़ ट्विटर के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। मैं समझ गया आपकी बात को, कि आप लोग को लगता है कि मांगें जायज़ हैं, आंदोलन जायज़ है, तरीके पे हो सकता है आप लोग थोड़ा सा डिफ़र करते हों आप लोग। और ये जो बच्चे 4-4 साल, 3-3 साल, 4 साल से भर्ती की बात कर रहे हैं, आप लोगों को तो फीस तो एक कोर्स की लेते होंगे पूरी, आप लोग तो कोर्स की फीस लेते होंगे, एग्ज़ाम 4 साल लगा, 3 साल लटका, तो मतलब फिर से बच्चा कहीं और कोचिंग करे या करे, उसकी मर्जी है। हाँ हाँ, उसमें जो आपने कहा फीस आप एक बार लेते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं सर। देखिए इलाहाबाद में जो आपने फीस का मुद्दा उठाया था, फीस सबसे यहाँ हमको लगता है कम रखी गई है। इन्होंने बताया, आपके अध्यक्ष जी। दूसरा जो आपने कहा, कई बार हम लोग ये सोचते हैं बच्चा एक बार फीस दिया है, हम लोग ये कहते हैं कि बच्चा जब तक सेलेक्ट ना हो जाता तो हम लोग साथ जुड़ा रहता है, एक इमोशनली अटैच हो जाता है। चूंकि बच्चा हम लोग समकक्षी होता है, हम लोग भी बच्चे को दर्द समझते हैं। इलाहाबाद जब आते हैं तैयारी करने, तो हम लोग भी एक कंपटीशन का IAS और PCS सपना लेकर के आते हैं। उसके बाद किसी कारण से असफल नहीं हो जाने के बाद हम लोग भी एक कमरा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके खर्च को, बच्चों की जेन्युइन समस्याओं को समझते हैं कि बच्चे को उस दर्द को देखते हुए हम लोग कई बार उस बच्चे को कोर्स को पढ़ाते हैं, पैसा नहीं भी लेते हैं। क्योंकि एक बार बच्चे से कोर्स फीस लिया, पैसा लेते ही सर क्या है, अगर एक आज के ज़माने में CBSE बोर्ड का ट्यूशन घर में कोई पढ़वाता होगा तो 2,000-4,000 रुपये घंटे लेता है, हम लोग 5,000 रुपये लेकर के 8-8 महीने बच्चे को पढ़ाते हैं। अब चूँकि ये देखा जाए तो कोचिंग जो छोटी सी कोचिंगें हैं, उसका नाम बहुत बड़ा रख दिया गया कोचिंग। सही कहा जाए तो हम लोग एक ट्यूशन के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि ट्यूशन दे नहीं सकते, अपना किराए का कमरा है,
इसलिए एक छोटे छोटे रूम लेकर के हम लोग 10-20-25 बच्चों को पढ़ाते हैं। 1-2-4 कोचिंग शहर में बड़ी होंगी, बाकी सबकी यही हालत है कि अपने जीविकोपार्जन के लिए हम लोग छोटे छोटे कमरे लेकर के 10-20 बच्चों को पढ़ा करके अपनी जीविका चला रहे हैं, प्लस बच्चों के भविष्य के आगे ले चलने की प्लान बना रहे हैं। भाई बच्चा 2-4 सेलेक्ट होता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो क्या और जिस तरह से मौजूदा मुख्यमंत्री यूपी के वो कोचिंग को लेकर थोड़ा सा स्केप्टिकल कह लीजिए, चाहे बचाव की शैली में कह लीजिए, चाहे वो ये कहें कि शिक्षा को सुधारेंगे ताकि कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े, जैसा वो कहते हैं, मान लीजिए। मेरा ये कहना है, कोचिंग को लेकर के एक प्रॉपर बहस होनी चाहिए। कोचिंग को गलत तरीके से देखना बंद करिए। हम बच्चों को 1-to-1 पढ़ाते हैं और फीस एक बार लेते हैं और तब तक पढ़ाते हैं जब तक बच्चे का सिलेक्शन ना हो जाए, और ज़्यादा बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। कोई इतना बड़ी स्ट्रेंथ नहीं होती इलाहाबाद में, कुछ कोचिंगें छोड़ दीजिए। और दूसरी बात ये है कि पॉजिटिव चीज़ों को लेकर सर्वे करिए। ऐसे नहीं दूर से आप बैठे रहिए कह दीजिए कि माफिया हैं, ये टीचर है। हम लोग टीचर हैं, जेन्युइन टीचर हैं, कोई माफिया हम लोग क्रिमिनल बनाते ही नहीं भाई। हम पढ़ाते हैं, बच्चों को बनाते हैं, देश बनाते हैं हम लोग। तो कोचिंग को लेकर इतनी सख्ती कब देखी, कब से देख रहे हैं आप लोग? क्या केवल सख्ती कोचिंग के ऊपर ही होती है? अगर आप मार्केट में निकल जाइए, कोचिंग से ज़्यादा भीड़ आपको शॉप मिल जाएगी, मॉल मिल जाएगी, लेकिन किसी पर छात्र आंदोलन का, तुमने छात्र आंदोलनों का इतिहास तो पुराना है। हाँ। कोचिंग लेकर जो सख्ती है पिछले 4 सालों से, जब 2017 में एसएससी का आंदोलन हुआ तो एसएससी के आंदोलन में ये आरोप लगे कि कोचिंग वाले भीड़ छोड़ते हैं, कोचिंग की वजह से होता है। नाम यहीं भी कुछ शिक्षक बैठे भी हैं और उन शिक्षकों पे सीधा आरोप भी लगाया गया कि यही लोग कोचिंग संचालन कर रहे हैं और यही लोग ये आंदोलन को भी सक्रिय किए हैं। सीधे नोटिस जाती है उन लोगों को। बोले अच्छा, आखिरी चीज़ मेरी ये सवाल है, आप में से कोई बोल रहा था कि अगले 1 साल में एक और बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होने वाला है, कौन सा है वो बताइए? यूपी SSSC की एक वैकेंसी आई है यूपी लेखपाल, जिसके नोटिफिकेशन में ही लोचा है। आपने 2017 में कहा कि मैं लेखपाल की भर्ती लाऊंगा, आयोग का ये कहना था। 2017 से 2019 तक कोई भर्ती नहीं आई। 2019 में उन लोगों ने कहा कि हम लोग पेट कराएंगे, पेट के अंतर्गत लेखपाल की भर्ती आएगी। पेट इन्होंने कराया, पेट में का मार्क्स बच्चों को दिखा दिया। अब लेखपाल की 8000 जब वैकेंसी आई 8500, अब उसमें ये कहा गया है कि जितने भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, जितने भी बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जितने ने पेट क्वालिफाई किया है, सबके सब बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम आपसे 25-25 रुपया जमा करा लेंगे, फॉर्म फिलअप करवा लेंगे। उसके बाद इत्मीनान से 2-4 साल बाद या जब भी इनका मन करेगा देखेंगे कि उसमें से कितने लोगों को लेखपाल बनाना है, कितने लोगों को एग्ज़ाम में बैठाना है। अब बताइए, आप 2022 में फॉर्म भरवाते हो जनवरी में, है ना? जो बच्चा 20 नंबर पाया वो भी फॉर्म भरेगा और उसे 3 साल बाद बताओगे कि भैया तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। वो कोचिंग किया, आप 3 साल बैठ के लेखपाल की तैयारी किया, तो क्या वो शांत रहेगा? आप जब फॉर्म का नोटिफिकेशन निकाले उसी समय क्यों नहीं बता दे रहे हो कि भैया मैं 20 गुना लूँगा, 10 गुना लूँगा, इतने बच्चों को लूँगा? पेट के कट ऑफ निर्धारित नहीं कर रहे हो। पेट का जब आप एग्ज़ाम कराए तो कहे कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, आपने मार्क्स दिया, अब आप उसको बता रहे हो कि नहीं इसको हम 20 गुना लेके चलेंगे। आप उसे प्रीलिम कोशिश कर रहे हो, उसे CBT 1 बना रहे हो। तो ये नोटिफिकेशन में ही मनसा आयोग की क्या है, गलत है। तो बताइए, जो बच्चा 3 साल 4 साल लेखपाल की तैयारी करेगा, आज ही बता दो ना उसको कि भैया आप इसके एलिजिबल नहीं हो, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। 10,000 20,000 2 लाख 3 लाख बच्चे क्या करेंगे? आराम से फॉर्म भरेंगे, उनका एग्जाम आप करा लीजिए। पेट तो इसीलिए कराए थे आप ना कि बच्चों को छांट लिया जाए। अब आप 20 लाख बच्चे को क्यों फॉर्म भरवा रहे हो? तो बताइए, 20 लाख बच्चा तैयारी करेगा तो और उसे एग्जाम देने को नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? दिक्कत यहाँ पे है। कमीशन को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। पता नहीं कमीशन क्या सोच रहा है। चलिए, तो ये जी देखिए, एक परीक्षा थी, यूपी टेट की परीक्षा थी। आप सिंपली सोचें कि पहले तो पेपर आउट हो गया, कार्यवाही हुई, फिर से परीक्षा हुई, 23 जनवरी को परीक्षा संपन्न हुई। लेकिन सिंपली आप ये बताएं कि उस परीक्षा में भी, यूपी टेट की परीक्षा में, वो बच्चे बहुत नाराज़ हैं, कह रहे हैं जब 2017 का ही पेपर देना था, रिपीट पेपर देना था, ये तो कई सारे लोगों ने कई सारे जो बच्चे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ये थे वो बड़े नाराज़ हैं इस बात को लेकर के कि ये तो इनडायरेक्ट वे में नकल करा दी गई कि 2017 का देख लो, वही आना है, और पूरा वही पेपर आया। इसमें भी कोई दो राय नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है। पेपर देखा है मैं खुद दिया हूँ, यूपी टेट का पेपर मैं खुद दिया था। मैं 2017 के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जो ऐसे रफली मैं देख के गया था, तो मुझे तो आंसर भी याद था। मैं तो जैसे देखा मैंने कहा हाँ ये आंसर सही है। मैं साल भी नहीं किया मैथ, क्योंकि आंसर मेरे माइंड में था। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। जैसे सर ने अभी कहा यूपी टेट को ही देख लीजिए, मैं 26 तारीख को मैंने भी लेखपाल का डाला है,
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोचिंग से नहीं चल पाएगा, एक गवर्नमेंट जॉब जरूरी है। मैंने भी डाला। मतलब समझा रहा है कि आप लोगों से कई सारे लोग तैयारी भी कर रहे हैं, कई सारे लोग तैयारी भी कर रहे हैं और कई सारे फॉर्म भी भर रहे हैं, कई सारे तैयारी करवा भी रहे हैं। स्टूडेंट खुश है कि हमें लेखपाल का एग्जाम देने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट सभी खुश है कि पीटी में फॉर्म भरवा लिया है, अब 2-3 साल बाद जब भी आएगा एग्जाम का कि अब आप लोगों को निकाला जाता है, इतने से इतने लोग पेपर दे सकते हैं, तो बताइए बच्चे क्या करेंगे, क्या करेंगे? तब दिक्कत हो सकती है उससे। खुद आयोग, हर एक आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी SSSC हो, चाहे ये आरआरबी RRC हो, ये खुद एक ना एक ऐसा मतलब पॉइंट छोड़ देते हैं जिसमें बच्चे आंदोलन लिए खुद हो जाते हैं। लेकिन बच्चों की भी ये गलती है कि उन्हें उग्र आंदोलन नहीं करना चाहिए, अपनी हर एक बात को शांतिपूर्वक तरीके से बोलना चाहिए। चलिए, तो ये बातचीत थी प्रयागराज के कोचिंग सेंटर्स के संचालक। नहीं आप लोग पूछ पाए चले जी, तो मैं उसको पूरा कर दूं जल्दी से। हाँ, और दोहा के माध्यम से कर दूं ताकि एक अजूबा चीज़ जो है सरकार के समझ में आवे। हाँ, आरज़ुएं भी नई, दिल की तमन्ना भी नई, आरज़ुएं भी नई, दिल की तमन्ना भी नई, हो गया है तेरा झगड़ा जो मेरे पैमाने में है। सरकार और छात्रों के बीच है झगड़ा कहाँ, कुछ नहीं बस इंसाफ के पैमाने में है। जमा खुद ही जमाने को सिखा देगा ये पैमाना, हक परस्ती की तमन्ना मेरे ही पैमाने में है। हाँ, सरकार को बता दीजिए। तो ये आप प्रयागराज के कोचिंग सेंटर्स के संचालकों, शिक्षकों और खुद भी तैयारी करने वाले लोगों से आप बातचीत सुन रहे थे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप ललन टॉप देख रहे थे। थैंक यू।